मणिपुर में पिछले 2 महीने से वायलेंस हो रहा है। जो वायलेंस 3 मई तक को शुरू हुआ वो अब जुलाई के महीने तक खत्म ही नहीं हुआ है। जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे तो एलिजेडली उन पर ग्रेनेड अटैक प्लान किया गया, जो एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कहती है कि पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा थी। एक मिनिस्टर का घर मॉब ने जला दिया। शहरों के बीच ऐसे ट्रेंचेस बनाकर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। चलिए जानते हैं कि मणिपुर में अब तक लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश क्यों नहीं हुआ और क्यों मणिपुर भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम भारत के इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आसान भाषा में वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, मणिपुर का इतिहास। 3 मई से लेकर आज तक हर दिन मणिपुर से नए वायलेंस की न्यूज आ रही है। 4 जून को इंफॉल में एक एम्बुलेंस को जला दिया गया, जिसमें मां और उनका 7 साल का बेटा दोनों मारे गए। 29 जून को कुकी और मेटे दोनों ग्रुप्स के घरों में आग लगाई गई। अब सिचुएशन और टेंस इसलिए है क्योंकि चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में डेविड थिक नाम के एक इंसान को ब्रूटली बीहेड किया गया। साथ ही साथ 3 मेटे लोग भी मारे गए। एक एक सिचुएशंस कवर करने जाएंगे तो शायद ये पूरा वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोई भी वायलेंस अचानक से नहीं होता। वायलेंस का रीजन समझने के लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मणिपुर का पॉपुलेशन एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जहां 3 मेजर कम्युनिटीज के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटे कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, इन 3 कम्युनिटीज के बीच आज क्लैशेस हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कहानी की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। कैसे? चलिए समझते हैं। बात है 1762 की, जब ब्रिटिश भारत में अपना कंट्रोल जमा रहे थे। तब मेटे कम्युनिटी के लोग मणिपुर में राज कर रहे थे और उन्हें दोनों साइड से खतरा था। नागा ट्राइब्स के लोग बॉर्डरिंग एरियाज में उन पर अटैक्स करते थे और म्यांमार या बर्मा से भी उनके राज पर हमला हुआ करता था। इनसे प्रोटेक्शन के लिए मणिपुर के राजा जय सिंह ने ब्रिटिशों के साथ एक डील की, उनसे प्रोटेक्शन में हेल्प मांगी। अब आप ही सोचिए, क्या ब्रिटिश खुद सूट बूट पहनकर मेटे लोगों की हेल्प करने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक नई आइडिया अपनाई। उन्होंने एक नई ट्राइब को यहाँ इंट्रोड्यूस किया और उन्हें म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर्स में बसाया। ये थी कुकी ट्राइब। सोचिए कितनी स्ट्रेंज बात है कि आज जिन कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस हो रहे हैं वो एक जमाने में एक दूसरे की मदद करने के लिए एस्टेब्लिश हुए थे। 1826 में फर्स्ट बर्मा वॉर खत्म हुआ और ब्रिटिश जीत गए और उनके हाथ मणिपुर आ गए। ब्रिटिशों ने यहाँ पे एक प्रोटेक्टोरेट सिस्टम एस्टेब्लिश की, यानी मणिपुर में राजा तो हुआ करता था, लेकिन सारे डिसीजंस ब्रिटिश लेते थे। 1891 में ब्रिटिशों ने एक 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया और उसके थ्रू मणिपुर को रूल करने लगे। लेकिन मणिपुर एक रिमोट एरिया है और कितनी भी कोशिश करे पूरे मणिपुर पर कंट्रोल करना ब्रिटिशों के लिए भी पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने मणिपुर को बांट दिया। कुकी और नागा ट्राइब्स को मणिपुर के सेंटर से दूर फॉरेस्ट एरियाज में पुश कर दिया और मेटे लोगों को सेंटर में रहने दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिशों को इंडियन सोल्जर्स की जरूरत थी और ब्रिटिश उन्हीं राजा महाराजाओं के पास जाने लगे जिन्हें उन्होंने गद्दी पर बिठाया था। जहां नागा ट्राइब ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, लेकिन कुकी ट्राइब ने नहीं। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन आर्मी को मणिपुर भेजा और कुकी ट्राइब से लड़वाया। इससे कुकी ट्राइब फॉरेस्ट और हिली एरियाज में और अंदर चली गई। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मेटे ट्राइब के लोग सेंटर में हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं और इन टोटल मणिपुर के पॉपुलेशन का 53% बताते हैं, लेकिन रहते सिर्फ 10% प्लेन में ही हैं। ऑन दी अदर हैंड कुकी ट्राइब्स के लोग 28% हैं और वो बाकी बचे 90% फॉरेस्ट लैंड्स में बिखरे हुए हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मणिपुर का फ्यूचर क्या होगा इस पर डिबेट शुरू हुई और वो आज के न्यूज रूम जैसे डिबेट नहीं थी, एक वायलेंट डिबेट थी। नागा ट्राइब के लोगों को अपना अलग देश चाहिए था, कुकी ट्राइब के लोगों को अलग देश नहीं लेकिन एक अलग स्टेट चाहिए था और मेटी लोगों को अपनी आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर्स के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था। और इन तीनों डिमांड्स को तब भारत सरकार ने इग्नोर कर दिया। मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी बना और किसी को भी जो चाहिए था वो नहीं मिला। कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास गया, जो मणिपुर से 2500 किलोमीटर दूर थी। मणिपुर स्टेट 1972 में बना।
पॉलिसीज बनाते समय नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट्स की तरह मणिपुर का इतिहास और मणिपुर के लोगों का फ्यूचर दोनों ही इग्नोर हुए। चैप्टर 2, कॉन्फ्लिक्ट्स का रूट कॉज। अब तक हमने मणिपुर के इतिहास के बारे में जाना, ये समझा कि इन 3 कम्युनिटीज की शुरुआत कैसे हुई, कुकी कम्युनिटी फॉरेस्ट में क्यों और कैसे चली गई, और हिस्टोरिकली कैसे इन तीनों कम्युनिटीज के अलग अलग डिमांड्स रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में रिलीजन्स के बारे में बातें करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मणिपुर का इशू समझने के लिए रिलीजन्स का एंगल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटे कम्युनिटी के लोग ज्यादातर वैष्णवाइट हिंदूज हैं और नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग क्रिश्चियंस हैं। पार्टीशन के दौरान कुछ मुस्लिम पॉपुलेशंस भी मणिपुर का हिस्सा बना। डेमोक्रेसी का रिलीजन यहाँ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर मेटे पॉपुलेशन के लोगों को फॉरेस्ट में जाकर लैंड खरीदने की परमिशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड फॉरेस्ट में रहने वाले नागा और कुकी ट्राइब के लोगों को वैली एरिया यानी इस 10% एरिया में आकर लैंड खरीदना पॉसिबल है। गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में मेटे ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, वेयरएज कुकी ट्राइब एंड नागा ट्राइब के लोगों को मिलता है। इसका सीधा कनेक्शन ट्राइब्स के शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड होने की वजह से है। मेटी ट्राइब कहते हैं कि सिर्फ हम हिंदू हैं और हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर रूल किया करते थे, इस वजह से हम पर ये इनजस्टिस क्यों। इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारी कल्चर, हमारा भाषा धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। फॉरेस्ट एरियाज से ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम सिटीज में आ रहा है। चैप्टर 1 में हमने जाना कि कैसे ब्रिटिशों के मैनेजमेंट की वजह से मणिपुर का पॉपुलेशन जियोग्राफी में डिवाइड हुआ। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने कल्चरली भी मणिपुर को तोड़ने की कोशिश की। 1894 से क्रिश्चियन मिशनरीज मणिपुर के ट्राइबल एरियाज में आते गए और उन्होंने अपना रिलीजन फैलाया। 1901 के सेंसस में मणिपुर में 8% क्रिश्चियंस हुआ करते थे और ये नंबर बढ़कर 1991 में 34% तक पहुंच गए। माना जाता है कि ये पॉपुलेशन 2021 तक 45% हो गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस आज भी लोगों को अपना रिलीजन फैलाने की फ्रीडम देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन्स की वजह से इन तीनों ट्राइब्स में एक गैप बढ़ता जा रहा है। आज भी क्लैशेस में चर्चेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जलते हैं और इनसे सेंटिमेंट हर्ट होता है। ये चार्ट देखिए, जियोग्राफिक और रिलीजियस डिविजन्स और तनाव इन नंबर्स से साफ दिखती है और पता चलता है कि कैसे जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं वहाँ क्रिश्चियंस नहीं रहते और जहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं वहाँ हिंदूज नहीं रहते। कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज पावर से रिलेटेड है। एक डेमोक्रेसी में पावर को एडजस्ट किया जाता है ताकि किसी एक ग्रुप के पास हद से ज्यादा पावर ना हो। जैसे हमने देखा कि जियोग्राफिक पावर नागा और कुकी लोगों के पास है, वैसे ही पॉलिटिकल पावर मेटे लोगों के पास है। असेंबली में 60 में से 40 सीट्स में मेटे मेजोरिटी है। नागा और कुकी ट्राइब आर्ग्यू करता है कि आपको और रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। ऑन द अदर हैंड मेटे कम्युनिटी से कंप्लेंट आती है कि फॉरेस्ट एरियाज में लैंड एनक्रोचमेंट होता है। यहाँ पर इलीगली ओपियम उगाया जाता है, जिससे मणिपुर में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ता है। चैप्टर 3, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी। 2 महीने हो गए, वायलेंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेटे और कुकी दोनों कम्युनिटी के लोग सरकार को ही ब्लेम करता है। हमारे होम मिनिस्टर ने मणिपुर को खुद विजिट किया है, इससे सिचुएशन का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। इस पूरे इंसिडेंट्स में एक बात हाईलाइट करने जैसी है, मणिपुर में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, यानी सारे इम्पोर्टेंट सप्लाईज बाय रोड आते हैं। कुछ ट्राइबल्स ने इम्फाल दिमापुर हाईवे ब्लॉक कर दिया था, तो खाना, दवाई, फ्यूल मणिपुर तक नहीं पहुंच रहा था। ये हाईवे 54 दिनों के लिए ब्लॉक था और अब 2 दिन पहले ही ये ब्लॉक हाईवे खुला है। Which brings us to our first point, नॉर्थ ईस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। Wars are won by logistics। 1962 में हम चाइना से इसलिए हारे क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तब से अब तक लद्दाख में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन आज म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है। मणिपुर म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। दैट मीन्स हमें मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट करना होगा, कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। आज वायलेंस अंदर से हो रहा है, लेकिन अगर कल हमें एक फॉरेन थ्रेट हो तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एसेंशियल्स पहुंचाने में, लोगों को सेफ रखने में मदद करेगा। सेकेंड पॉइंट है वेपन्स। पिछले 2 महीनों में 4000 वेपन्स स्टेट की आर्मरी से चुराया गया है। अमित शाह जी के अपील के बाद कुछ लोगों ने वेपन्स रिटर्न किए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 18% वेपन्स ही वापस आए हैं। चुराए गए वेपन्स में असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स और मोर्टर बॉम्ब्स भी शामिल हैं। ऐसे वेपन्स सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, ऑफेंस के लिए चुराए जाते हैं।
एलिजेडली कुकी ट्राइब्स के लोग कहते हैं कि मेइटी ट्राइब के लोगों को पुलिस ने जानबूझकर वेपन्स दिए हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट किसी भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ली गई है। सिमिलरली मेइटी ट्राइब के लोग कहते हैं कि असम राइफल्स कुकी ट्राइब के लोगों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्राइब्स का अथॉरिटीज पर से विश्वास उठ रहा है एंड दैट इज डेंजरस। मणिपुर में चाइना से म्यांमार के थ्रू वेपन्स और एमिनेशंस आते हैं, जिनमें AK-47 और M16 राइफल्स भी शामिल है, जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स तक पहुंचते हैं। ये सारे वायलेंस अफ्स्पा के अंदर आने वाले लैंड कम करने के बाद ही हो रहे हैं। ये मुझे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। रिपोर्ट्स बताते हैं कि कई केसेस है जहां असम राइफल्स भी ड्रग्स ट्रेड में इन्वॉल्व है। जो लोग मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर है, अगर वही लोग अंदर से मणिपुर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आखिरी पॉइंट है वेस्टेड इंटरेस्ट। जब लोग इस सिचुएशन की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि एक कम्युनिटी की ही गलती है और बाकी सब पर नाइंसाफी हो रही है। लेकिन सच तो ये है कि अलग अलग लोगों का वायलेंस जारी रखने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ड्रग लॉर्ड्स कुकी मिलिटेंट्स को बैक करते हैं और एक अलग स्टेट्स की डिमांड करते हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस करते हैं और मेइटी लोगों पर अटैक करते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये ड्रग लॉर्ड्स म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनका म्यांमार के चीन नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ कनेक्शंस हैं। ये लोग फॉरेस्ट में ओपियम उगाते हैं और पिछले कुछ सालों में होने वाले क्रैकडाउन का बदला लेने के लिए वो मणिपुर को जला रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुकी लोग अरम्बाई टेंगोल और मेइटी लेपुन जैसे ग्रुप्स को वायलेंस उकसाने के लिए ब्लेम करते हैं। इन सारे बैक एंड फोर्थ अटैक से होगा ये कि सारे कम्युनिटीज के लोग इस कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट एक सुंदर जगह है, यहाँ की डाइवर्सिटी ही यहाँ की ब्यूटी है। सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि डाइवर्स ग्रुप्स को सेफ रखे और इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो डायलॉग से सुलझाए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। मणिपुर का हाल देखते हैं तो सच में दिल टूटता है। 60,000 लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हॉस्टल्स को, स्कूल्स को रेफ्यूजी कैंप्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। MLAs का घर भी जल रहा है। ये विजुअल्स अफगानिस्तान या यूक्रेन के वार के नहीं, हमारे भारत के हैं। देखकर ही बुरा लगता है, तो एक आम इंसान का क्या हाल होगा। यहाँ हम सबको खुद से कुछ सवाल पूछना जरूरी है। जब हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम किस यूनिटी की बात करते हैं? क्यों इतने कोशिशों के बाद भी 2 महीनों तक हम मणिपुर में शांति नहीं ला सके? क्यों नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के 75 सालों तक हम डेवलप नहीं कर पाए? अगर हम अब बॉर्डरिंग एरियाज के प्रॉब्लम्स को सुलझा ना सके तो हम में और ब्रिटिशों में क्या डिफरेंस है? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और इन सवालों पर सरकार को एक्शन लेना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये देश हमारे हैं और इस देश की सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे हैं। इनके बारे में अवेयर होना, हमारे इतिहास के बारे में समझना और इतिहास में हुई गलतियां वापस ना दोहराना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।